नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त है देश के सबसे तेज बुलेटिन का, जिसमें आपको दिखाएंगे हर एक खबर मात्र 30 सेकंड में। और पहली खबर के रुख करेंगे मेरे सहयोगी गायत्री का। शुक्रिया सुमित, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि दशहरे के मौके पर दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में एक दुकान में लगी भीषण आग ने तमाम दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। और किस तरीके से जबरदस्त तरीके से आग लगी और करोड़ों का नुकसान हुआ, ये आपको दिखाते। 35 गाड़ियों ने किस तरीके से 6 घंटे की मशक्कत में इस आग को काबू में किया। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में दशहरे के मौके पर एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की मार्केट की एक दुकान में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत आग की लपटों में तब्दील हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 35 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आग नेहरू गली के जय अम्बे दुकान में लगी है। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। तो गांधीनगर में हुआ यह हादसा इतना भीषण था कि 150 से ज्यादा दमकल कर्मी इसमें जुटे रहे और इसके बावजूद भी आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हुआ। लाखों का नुकसान इसमें हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं मात्र 30 सेकंड में। दिल्ली के गांधीनगर में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए करीब 150 से ज्यादा दमकल कर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने में दिक्कत इसलिए आई क्योंकि गांधीनगर में गलियां काफी पतली हैं, जिनमें आग बुझाने के सामान के साथ अंदर घुस पाना काफी मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा सिंथेटिक कपड़ों के सहारे आग तेजी से फैली और आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। और चिंता की बात यह है कि जब ये भीषण आग लगी तो उसमें एक बच्चे के लापता होने की आशंका थी। फैमिली कह रही है कि बच्चा अभी तक नहीं मिला। लगातार उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि फैक्ट्री में वो बच्चा काम करता था। ये दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको कि आखिर पूरा मसला क्या है। कपड़ों के मार्केट में लगी भीषण आग में वैसे तो किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन हमारे संवाददाता ने जब डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर से बात की तो उनका भी कहना था कि पहली और दूसरी मंजिल में आग लगी थी, जिसे बुझाया जा रहा था। एक बच्चा लापता है, जिसको ढूंढा जा रहा है। वहीं फैमिली का कहना है कि वो अंदर फंसा हुआ था जब आग लगी। वो बच्चा वहीं उन फैक्ट्री में काम किया करता था। वह दशहरे में खुशी का मौका उस वक्त मातम में बदल गया जब दशहरे के मौके पर मूर्ति विसर्जन के दौरान पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। जल स्तर पानी का बढ़ जाता है। इसमें 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। दशहरे के खास मौके पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हादसा हो गया, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान माल नदी में आई अचानक बाढ़ की वजह से 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई। यहाँ पर विसर्जन के लिए काफी लोग माल नदी में आए थे। अचानक ही जल का स्तर बढ़ने लगा। ऐसे में लोग वहाँ फंस गए और देखते ही देखते 7 लोग डूब गए। विसर्जन समारोह में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग माल नदी के किनारे जमा हुए थे, जिसके बाद अचानक से तेज बहाव में लोग डूब गए। और जलपाईगुड़ी में किस तरीके से मूर्ति विसर्जन के दौरान ये पूरा हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई। एक वीडियो भी सामने आया है, आइए आपको दिखाते हैं कि तेज लहरों में किस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो लोग मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे वो बहते चले गए। रिपोर्ट देखिए। वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें आपको नदी में बहते हुए लोग नजर आएंगे, जो हैरान कर देने वाला वीडियो है। नदी में आई तेज लहरों के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ गया और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थीं। हादसा इतना भयंकर था कि नदी किनारे लोगों को कुछ सेकंड का समय भी नहीं मिला कि वो खुद को बचा सकें। और देखते ही देखते लोग नदी में बहते चले गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से दशहरे की रैली शिवसेना की बेहद खास रही। और इस बार क्योंकि दोनों ही गुट, उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट, अपने आप को असली शिवसेना कहते हुए नजर आए और एक दूसरे पर जमकर वार करते, पलटवार करते नजर आए। 30 सेकंड में आप देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शिवसेना की दशहरा रैली इस बार अलग ही अंदाज में हुई। एक तरफ शिवसेना का नाम लेकर सीएम एकनाथ शिंदे हुंकार भर रहे थे, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे खुद को असली शिवसेना बताने में जुटे थे। रैली के दौरान दोनों ही नेताओं ने खुद को असली शिवसेना बताते हुए एक दूसरे पर जमकर हमला किया। बीकेसी ग्राउंड पर सीएम एकनाथ शिंदे की रैली में ठाकरे परिवार के कई लोग शामिल हुए।
एकनाथ शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज बाला साहब ठाकरे के जय घोष के साथ अपना भाषण शुरू किया। तो कल आपको बता दें दशहरा रैली का मौका था, दोनों गुटों की तरफ से अपनी ताकत दिखाई गई थी, तो वहीं एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा गया था। किस तरीके से शिवसेना के बीच सियासी जंग के बीच एक दूसरे पर जुबानी हमले हुए, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को दशहरा जश्न के बीच शिंदे और उद्धव में जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई। इसमें एक तरफ उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ शिंदे ने भी उद्धव पर जमकर पलटवार किया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दादर के शिवाजी पार्क में, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने बीकेसी मैदान में दशहरा रैली का आयोजन किया। मंच से बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे को कटप्पा तक बता डाला। वहीं पलटवार करते हुए शिंदे ने कहा कि हमने गद्दारी नहीं, गदर किया है। वही अब बात करेंगे गुजरात के खेड़ा की, जहां पर गरबे के दौरान विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। गुजरात के खेड़ा में गरबा के दौरान विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के दौरान कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है। घटना के बाद से पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं 40 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। गांव वालों के माने तो विशेष समुदाय के लोग अक्सर ऐसा करते हैं। जब भी हिंदू परिवार के यहाँ शादी ब्याह होता है, ये लोग ऐसा ही करते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, गुजरात के खेड़ा में किस तरीके से हंगामे के बाद आरोपियों को खंबे से बांधकर पीटा गया। 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। गुजरात के खेड़ा में नवरात्रि के मौके पर उत्सव से जुड़ा कार्यक्रम शुरू था, तभी अचानक गरबा के दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई और पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया। पास ही में मंदिर भी है और मस्जिद भी, लेकिन दोनों समुदायों के बीच हाल में तनाव की कोई वजह सामने नहीं आई। हालांकि मामले पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिन्हें पकड़ा, उन लोगों को खंबे से बांधकर पीटा गया। पत्थरबाजी की सूचना मिलते ही डीएसपी राजेश गाधिया और क्राइम ब्रांच की टीम घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। वही दशहरा का मौका और शस्त्र पूजन दिवस मनाया गया आरएसएस की तरफ से, और इस पर आरएसएस प्रमुख संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपने विचार उन्होंने रखे। उन्होंने पूरी दुनिया का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि आखिर पूरे विश्व में किस तरीके जनसंख्या नियंत्रण की ओर कदम उठाए जा रहे हैं, इस ओर भारत को भी सोचने की जरूरत है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में दशहरा पर्व पर शस्त्र पूजा की गई। जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। भागवत ने कहा जनसंख्या असंतुलन के चलते भौगोलिक सीमाओं में भी बदलाव होता है। उन्होंने कहा जन्म दर में अंतर के अलावा जबरन लुभाकर या लालच से धर्मांतरण और घुसपैठ भी इसके बड़े कारण हैं। और अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा, बुधवार को विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और गुप्कार गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। आइए दिखाते हैं आपको विपक्ष पर किस तरीके से जमकर बरसे अमित शाह। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बुधवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने गुपकार गठबंधन पर जमकर हमला बोला। गृहमंत्री ने इस दौरान पीएम मोदी के शासन की तुलना गुपकार गठबंधन से करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में राज्य में जारी विकास कार्यक्रम की सराहना की। गृहमंत्री ने कहा कि यहाँ लोकतंत्र पहले 3 परिवारों, 87 विधायकों और 6 सांसदों तक सीमित था। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी ने लोकतंत्र को 30,000 लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। इसी के साथ अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। जम्मू कश्मीर में बारामूला में न सिर्फ विपक्षियों पर जमकर गृहमंत्री अमित शाह बरसे, बल्कि उन्होंने सख्त संदेश आतंकियों को भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की नरमी आतंकियों के खिलाफ नहीं की जाएगी। 30 सेकंड में पूरी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में अमित शाह सिर्फ विपक्षियों पर नहीं बरसे, बल्कि आतंकवाद को लेकर भी अपनी बात रखी। रैली से पहले शाह की जनसभा के लिए जोर शोर से तैयारी की गई थी। सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे। रैली में आए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही रैली में महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद नजर आई। बारामूला से अमित शाह ने हुंकार भरते हुए आतंकियों को भी सख्त संदेश दिए। शाह ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कभी भी नरम रुख नहीं दिखाया जाएगा और हर बार मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने घाटी के विकास को लेकर भी बड़े दावे किए। तो अमित शाह ने जहां गुपकार गठबंधन पर जमकर निशाना साधा, तो इस सबके बीच पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैसे अमित शाह को टारगेट किया, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि गुपकार मॉडल ने हमें पुलवामा हमला दिया। सभी को ये याद दिला दूं कि जब पुलवामा हमला हुआ तब जम्मू कश्मीर केंद्र के शासन में था। उनके चुने हुए सत्यपाल मलिक राजभवन से राज्य चला रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के साथ वाली कुछ तस्वीरें भी शेयर की और लिखा, अगर गुपकार मॉडल ने कश्मीर के युवाओं को बंदूकें और पत्थर दिए तो पीएम और अन्य वरिष्ठ नेता इन गुपकार नेताओं को दिल्ली में बैठकों के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद से विपक्षियों में जमकर हड़कंप मचा हुआ है। विपक्षी जमकर अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। अमित शाह के बारामूला में रैली के बाद विपक्षी पार्टियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। शाह के संबोधन के बाद पीडीपी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। पीडीपी के प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि अमित शाह ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन कई नीतियां बनाई जानी है। साथ ही निशाना साधते हुए वरिंदर ने कहा कि बीजेपी के कहे अनुसार 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां कहां हैं? क्या वो बेरोजगारी या मुद्रास्फीति नहीं करते हैं? इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और 22 सितंबर को एनआईए की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी रेड, जिसमें 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनमें से 19 आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही है। एक बार फिर से उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएफआई मामले से जुड़े 19 आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही है, जिसके बाद सभी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए की ओर से कहा गया है कि ईडी और राज्यों की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली समेत 15 राज्यों के 93 जगहों पर तलाशी ली गई। एनआईए की ओर से दर्ज 5 मामलों के संबंध में ये तलाशी पीएफआई के शीर्ष नेताओं और सदस्यों के घरों और कार्यालयों पर ली गई है। आपको बता दें, पिछले दिनों पीएफआई के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनआईए प्रवर्तन निदेशालय 11 राज्यों में छापेमारी कर 106 से ज्यादा पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया था। वह दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले को लेकर विजय नायर को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से पेश किया जाएगा। इससे पहले जब उनकी पेशी हुई थी तो कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं और किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए इनकी जांच जरूरी है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार विजय नायर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। विजय नायर को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर हैं और किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए जांच जरूरी है। आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन के इंचार्ज को हाल ही में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में नामजद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। इन सभी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। और जेईई मेंस 2021 पेपर लीक मामला, जिसमें रूसी नागरिक जो कि आरोपी, उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरी खबर क्या है 30 सेकंड में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जेईई मेंस 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार रूसी नागरिक मिखाइल शारगिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। सीबीआई आज आरोपी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को रूसी नागरिक को 2021 में जेईई मेन से कथित छेड़छाड़ के सिलसिले में पूछताछ के लिए कजाकिस्तान से आने पर दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी था। सीबीआई पूछताछ के लिए उसे अपने हेडक्वार्टर लेकर आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं इस बार का एयरफोर्स डे अपने आप में बेहद खास होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार एयरफोर्स डे की जो तैयारियां हैं वो चंडीगढ़ में की जा रही हैं और ऐसा पहली बार होने जा रहा है पिछले 6 साल में कि दिल्ली के बाहर यह आयोजन होगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। एयरफोर्स डे की परेड की लोकेशन बदल दी गई है। 8 अक्टूबर को होने वाली एयरफोर्स की परेड और फ्लाई पास दोनों अब चंडीगढ़ में होंगे। पहली बार एयरफोर्स डे का आयोजन दिल्ली के बाहर होगा। 6 साल से एयरफोर्स डे परेड हिंडन एयरबेस पर होती थी। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर एयर शो को लेकर इंडियन एयरफोर्स और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज चंडीगढ़ के सुखना लेक पर एयर शो की फुल रिहर्सल होगी। इस दौरान भी लोग शो का लुत्फ उठा सकते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, लेकिन इस सबके बीच पहली बार सार्वजनिक तौर पर सोनिया गांधी नजर आने वाली हैं और वो इस यात्रा से जुड़ने के लिए, इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं मैसूर। आइए दिखाते हैं आखिर क्या है इसके मायने और क्या रहेगा खास, इस रिपोर्ट में देखिए।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब सोनिया गांधी भी हिस्सा लेंगी। सोनिया गांधी पार्टी की यात्रा में मैसूर पहुंची। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आज इस यात्रा में शामिल होंगी। यात्रा में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी मैसूर पहुंची हैं। सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगी। आपको बता दें, लंबे वक्त बाद सोनिया गांधी पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली हैं। तो सर्दियां पास आ गई हैं और मुसीबतें जो हैं वो दिल्ली वालों की बढ़ती हैं पॉल्यूशन को लेकर, जिसके लिए आज से एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार करने जा रही है। अभी से सतर्कता दिल्ली सरकार की पॉल्यूशन को लेकर नजर आ रही है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार एक्टिव नजर आ रही है। आज दिल्ली सरकार एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रीन वॉर रूम लॉन्च करेगी। ग्रीन वॉर रूम में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और खुले में कचरा जलाने से संबंधित सैटेलाइट डेटा का भी विश्लेषण किया जाएगा। इस वॉर रूम के मेंबर ग्रीन दिल्ली ऐप पर जितनी शिकायतें आएंगी उससे संबंधित 30 विभागों तक पहुंचाने और उसे मॉनिटर करने का काम करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रीन वॉर रूम में 12 सदस्यीय टीम के नेतृत्व में एनवायरमेंट इंजीनियर BMS तैयार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रावण दहन के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि रावण के अंदर जो विस्फोटक भरे गए थे वो लोगों पर जा गिरे। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक बड़ा हादसा हो सकता था जो कि वक्त रहते टल गया। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में दशहरे पर एक बड़ा हादसा टल गया। रावण दहन के दौरान पुतले के अंदर लगे रॉकेट बमों ने आग पकड़ते ही वो वहां मौजूद लोगों पर जा गिरे। इस दौरान लोगों और पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह रावण के पुतलों से निकलकर विस्फोटक लोगों पर गिर रहे हैं। उसी तरह एक दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आवारा सांड भी भीड़ के बीच आतंक मचा रहा है।